हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज मैंने एक असाइनमेंट भेजा था जिसमें मैंने कुछ ट्रू फॉल्स पूछे थे, तो उसको हम इस लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ ग्राफ बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 80 ग्राफ देखा था। अब देखो कुछ और ग्राफ भी हैं जो कभी कभी क्वेश्चन में बढ़िया काम आ जाते हैं। जैसे एक है वीएक्स कर्व, वीएक्स ग्राफ है। वीएक्स मतलब वेलोसिटी एंड पोजीशन, वेलोसिटी पोजीशन, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं उसके बारे में देखो। यहां पे इसका स्लोप काम आ जाता है, इधर वेलोसिटी है इधर पोजीशन है, ये कोई भी ऐसा कर्व है। तो देखो इसका जो स्लोप है, स्लोप होगा डीवी बाई डी एक्स, स्लोप होगा डीवी बाई डी एक्स। मतलब ये जो स्लोप है डीवी बाई डी एक्स ये बताता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। बेटा ग्रेडियंट वर्ड यूज किया जाता है रेट ऑफ चेंज के लिए, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज पूछा जाता है। तो देखो एक रेट ऑफ चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, एक रेट ऑफ चेंज है पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी पोजीशन के साथ कैसे चेंज हो रही है उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल देते हैं। तो इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट को बताता है कि जो वेलोसिटी पोजीशन के साथ किस रेट से चेंज हो रही है। इसके स्लोप में ये खास चीज नहीं है, लेकिन हाँ इसके स्लोप को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए v से, स्लोप को यदि v से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा v इंटू डीवी बाई डी एक्स, जो कि काम की चीज है। v इंटू, देखो v तो मुझे x के टर्म्स में पहले से पता है, इस कर्व में यदि उसकी इक्वेशन दे रखी है तो अदरवाइज निकाल सकते हैं। इस कर्व की इक्वेशन से v x के फॉर्म में मिल जाएगा, डीवी बाई डी एक्स मेरे को यहां से मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहां से देखो काम की चीज ये निकलती है, एक्सेलरेशन जो होगा इसका दैट विल बी इक्वल टू v इंटू डीवी बाई डी एक्स, जो कि हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व, ये एक्सेलरेशन आएगा। v को यदि स्लोप ऑफ वी एक्स कर्व से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, एक vx कर्व दे रखा है हमें, सपोज ऐसा है, इधर v है ये मीटर पर सेकंड में, इधर x है मीटर में, ये 2 मीटर है, ये सपोज 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड है। पहला पार्ट पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 1 मीटर। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि x इक्वल टू 1 मीटर पर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, ग्राफ हमें दे रखा है। तो यहां से देखो कैसे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मैं कहूंगा स्लोप तो मैं बड़ा इजीली बता सकता हूं। कैसे? स्लोप जो है ये तो डीवी बाई डी एक्स को बताएगा ना, तो स्लोप जो है वो इक्वल होगा इसका। देखो स्लोप, पहली बात तो निगेटिव है, सबसे पहली बात तो निगेटिव है। देखो दो तरीके हैं, या तो दोनों कोऑर्डिनेट लिख लो उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर स्लोप वैसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से निकाल लो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये निगेटिव है तो निगेटिव साइन लगाना है, चाहे जैसे कर सकते हो। ये पॉइंट बन जाएगा 2,0 और ये बनेगा 0,2। बेटा ये एक्स एक्सिस पर 2 है, वाई इसका 0 है, यहां ये y एक्सिस पे है तो x 0 हो जाएगा और y 2 हो जाएगा। तो ये 2,0 ये 0,2, तो फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरा तरीका ये निगेटिव है तो निगेटिव साइन लगा दिया, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y मतलब वेलोसिटी में चेंज 2 अपॉन डेल्टा x भी 2 मतलब -1, ये क्या आ गया -1। ये तो स्लोप आया बेटा, लेकिन हमें चाहिए एक्सेलरेशन। अब हमें एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो देखो वेलोसिटी
एट x इक्वल टू 1, ये चाहिए। x इक्वल टू 1 यहां कहीं होगा, ये 1 मीटर होगा, हमें ये वेलोसिटी चाहिए। वैसे तो देखो बड़ा सिंपल है, लीनियर वेरिएशन है। 2 मीटर में 2 मीटर पर सेकंड खत्म हो गई, तो 1 मीटर में 1 मीटर पर सेकंड खत्म होगी। तो बताओ 2 से 1 खत्म होगी तो बचेगी कितनी, 1 मीटर पर सेकंड। सिंपल सा हिसाब है, देसी हिसाब है, कुछ ऐसा नहीं करना है। लेकिन चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है दोनों, ये लाइन पूरी यहां से यहां तक का स्लोप या यहां से यहां तक का स्लोप सेम होगा, या मैं कहूं ये टेन थीटा, ये थीटा जो है इसका टेंजेंट निकालो, टेन थीटा निकालो। तो टेन थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू, एक तो होगा v अपॉन, ये हो जाएगा 1, v अपॉन 1, और एक होगा 2/2। तो v इज इक्वल टू जो आएगा यहां से 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v इंटू डीवी बाई डी एक्स। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v इंटू डीवी बाई डी एक्स। v कितना है 1, और डीवी बाई डी एक्स क्या है -1। इसका मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। ये देखो हमने कुछ नहीं, इस ग्राफ के बेसिस पे हमने कैसे निकाल लिया। फिर से बात करते हैं, vx कर्व दे रखा था, इससे हम dv बाई dx निकाल लिया, जो कि -1 आ गया। निगेटिव इसलिए आया क्योंकि उसका स्लोप निगेटिव है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन के लिए हमें केवल dv बाई dx नहीं, v इंटू dv बाई dx चाहिए, तो वेलोसिटी। अब बात आती है वेलोसिटी कहां, जहां पे एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन कहां पूछा है, x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे ही हमें dv बाई dx चाहिए, x इक्वल टू 1 पे ही हमें v चाहिए। dv बाई dx तो देखो 0 मीटर से लेके 2 मीटर तक एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप जो है वो तो पूरी लाइन पे क्या रहता है, कांस्टेंट। तो dv बाई dx यहां से यहां तक कहीं भी निकालो सेम आएगा। बोलो आएगा नहीं, dv बाई dx बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन यदि बात करें v की, तो v लगातार घटता जा रहा है। v लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो इसका मतलब v यदि लगातार घटेगा, तो यहां 2 मीटर पर सेकंड था, यहां 0 हो गया, तो इसके हाफ में 1 मीटर पर सेकंड रहा होगा, वो निकाल लिया। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन। सेकंड पार्ट इसका काम का है, प्लॉट ax कर्व। ये देखो, इसने कहा vx कर्व हम दे रहे हैं, तो ax कर्व प्लॉट करके दिखाओ। मतलब vx कर्व से अब ax कर्व कैसे बनाए। सिंपल सी बात है, क्या मुझे उस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं जहां मैं वेलोसिटी x के फंक्शन में लिख सकूं। तो देखो, मुझे पता है लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y एक्सिस पे जो है m उसका स्लोप है, x एक्सिस पे जो है c उसका y इंटरसेप्ट है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मैंने अच्छे से सिखाया है। y की जगह बताओ वहां क्या है, v। y को किससे रिप्लेस कर दिया, v से। स्लोप कितना है, -1। x एक्सिस पर क्या है, x ही है, प्लस c। c y इंटरसेप्ट ये है बेटा, ये लेंथ, तो 2। तो v इज इक्वल टू आएगा -x प्लस 2। बोलो आएगा नहीं। यहां से dv बाई dx निकालो, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा -1। देखो dv बाई dx वैसे भी हम निकाल चुके थे, पूरे लाइन पे सेम आ रहा है, ये dv बाई dx। देन एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू v इंटू dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन v तो क्या हो गया, -x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू x माइनस 2। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू x माइनस 2। तो ये कौन सा कर्व बनेगा, ये तो एक्सेलरेशन है, ये पोजीशन है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बेटा। ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन प्लॉट कैसे करते हैं उसको बात करते हैं। y एक्सिस पे मेरे को एक्सेलरेशन रखना है, x एक्सिस पे मेरे को x ही रखना है। तो ये तो देखो y हो गया, स्लोप क्या आएगा इसका 1। कंपेयर कर लो इसको, कंपेयर y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। तो y तो a हो गया, स्लोप आ गया 1, और y इंटरसेप्ट हो जाएगा -2 पर, ये है -2, और पॉजिटिव 1 स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक बात करते हैं कि ये यहां कहां काटेगी, ये तो -2 हो गया जब x इसका पोजीशन x 0 रखा, x 0 रखा तो a -2 आ गया। यहां पे
यहाँ पे a को क्या कर दो 0, तो x इक्वल टू +2 आएगा 2 मीटर, और ये था -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लाइन बनेगी बेटा, इसको इसी से बना देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन। एक लाइन को प्लॉट करना मैंने सिखाया था, यदि नहीं पता है तो फिर से बताता हूँ। सबसे बढ़िया तरीका है लाइन को प्लॉट करने का, 2 पॉइंट पता कर लो। 2 पॉइंट सबसे इजीली पता कर सकते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट। यदि एक्स इंटरसेप्ट निकालना है मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दो, तो y पर क्या है a, इसको 0 रख दो, x इक्वल टू 2, ये पॉइंट आ गया। इस वाले y इंटरसेप्ट निकालना है तो x इक्वल टू 0 रख दो, तो a इक्वल टू क्या जाएगा -2, उन दोनों को मिला दो। ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया है। तो ये ax कर्व बन गया, उसकी इक्वेशन भी निकाल लिया। तो ये सिंपल तरीका है, v निकाला, dv/dx निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेलेरेशन आ गया, उसको प्लॉट कर दो, चाहे जो कर सकते हैं। सीधा प्लॉट नहीं करना है, इसको पूरा इक्वेशन निकाल के प्लॉट करना है, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? ठीक है, ये है vx कर्व। ऐसे क्वेश्चन कहीं कहीं vx कर्व भी काम में आ जाता है, नोट कर लो। फिर आगे नेक्स्ट कर्व की बात करते हैं। लिख लिया होगा बेटा? इसके बाद बेटा एक कर्व आता है, कई बार काम आता है, v²x कर्व। देखो नाम से पता चल रहा है v², मतलब यहाँ वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, x पोजीशन है, तो उसके बीच में एक कर्व बना है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे y एक्सिस पर तो v² होगा, x एक्सिस पर x होगा, ये कोई कर्व बनेगा। यदि हम बात करें इस कर्व के स्लोप की, स्लोप होता है dy/dx, dy/dx, y पर क्या है यहाँ v² अपॉन dx, यही आएगा स्लोप। dy, y की जगह v² आ गया अपॉन dx, ठीक है। स्लोप, इसको सोल्व करना, ये डिफरेंशिएशन मैंने बताया था। ये लिखा हुआ है v² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, v² का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो यहां हम चेन रूल लगाते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले v² का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में करते हैं, फिर v का x के रेस्पेक्ट में करते हैं, यही होता है चेन रूल। तो v² का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2v, और v का फिर x के रेस्पेक्ट में लिख दो dv/dx, ये होता है बेटा। पहले v² का 2v, फिर v का x के रेस्पेक्ट में dv/dx। ध्यान से देखो, ये कुछ टर्म बन गई है v dv/dx, ये तो एक्सेलेरेशन बन गया। इसका मतलब इसका जो स्लोप है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन, मतलब v² x कर्व का जो स्लोप होगा वो ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन का डबल, मतलब एक्सेलेरेशन पूछा है तो वो स्लोप का हाफ होगा। अब देखो इस पे सिंपल सा क्वेश्चन बनाना चाहूं तो क्या है, ये लो एक कर्व दे दिया, इधर v² है, ये आएगा मीटर² अपॉन सेकेंड स्क्वायर में, इधर x दे दिया, और ये लो कर्व दे दिया, ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर। फाइंड acceleration of the particle at x equal to 3 meter, acceleration of the particle at x equal to 3 meter। अब देखो यदि हमें पता नहीं है कि इस कर्व का स्लोप ऐसा कुछ बता सकता है, तो देखो इसको सोच के हैरान हो जाओगे क्या करूं, लेकिन बड़ा सिंपल है। मुझे पता है v² x कर्व का स्लोप, एक बार चेक कर लेते हैं ना, इसे चेक करने में कितना सा टाइम जाता है, पता चल गया ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन होता है। तो देखो मैं सीधा इसका स्लोप निकालूंगा, पहले तो स्लोप ऑफ v² x कर्व, देखते हैं इसका स्लोप क्या है। सबसे पहले निगेटिव है, ध्यान रखना बेटा, स्लोप इसका निगेटिव है, और कितना है Δy अपॉन Δx, Δy 2 अपॉन Δx 4, मतलब -1/2।
इसका स्लोप -1/2 और इसका स्लोप बताता क्या है, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन will be equal to -1/2. It means acceleration will be equal to -1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है -1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल है, कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना था मेरे को कि यहाँ इसका जो स्लोप है ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन आता है, तो उसका हाफ कर दिया तो आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नोट करो, नेक्स्ट कर्व पे चलते हैं, नोट कर लो बेटा। सिंपल सिंपल ये कुछ कर्व हैं जिनको हमें बस ध्यान रखना है। ठीक है, मिटा देता हूं। इसके बाद एक कर्व और लेते हैं, AX कर्व। एक्सेलेरेशन पोजीशन कर्व। एक्सेलेरेशन का पोजीशन के साथ यदि कर्व दे रखा है तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं? देखो, इधर एक्सेलरेशन, इधर पोजीशन, ये कोई कर्व दे। यदि इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप होगा dA/dx। dA/dx पता नहीं क्या है, नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन इसका एरिया क्या बताता है उसके बारे में बात करते हैं। मुझे पता है इसका एरिया काम का है, तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे ये कोई एरिया है, हमें निकालना है, तो मैं कहूंगा एरिया, इधर लिखता हूं, अंडर AX कर्व देखो किसी भी कर्व का एरिया मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ y dx। एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया वाले बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y एक्सिस पे क्या है? एक्सेलरेशन, और x पे एक्सिस तो डी, इंटीग्रेशन ऑफ a dx। अब ये क्या है गया? अब देखो यहां पे मुझे पता है एक्सेलरेशन को मैं v dv/dx लिख रहा हूं। ऐसी चीजें लिखने की कोशिश कर रहा हूं जिससे dx हटने की हट जाए। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन, इसको लिख सकता हूं v dv/dx। चाहूं तो मैं dv/dt भी लिख सकता था, लेकिन मैं उसका क्या करता, इसलिए मैंने इसको v dv/dx लिखा इंटू dx। ये कैंसिल हो गया, ये बच गया इंटीग्रेशन ऑफ v dv, इंटीग्रेशन ऑफ v dv। लिमिट लगेगी v इनिशियल से v फाइनल, v इनिशियल से v फाइनल, vf है। तो एरिया जो है दैट विल बी इक्वल टू v dv, इसका इंटीग्रेशन आएगा v²/2, और लिमिट लगाऊंगा तो ये बन जाएगा v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर/2। ये आ गया। इसका मतलब एरिया अंडर AX कर्व will be equal to v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर/2। इसका जो एरिया है वो v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर/2 दिखाता है। ठीक है, क्या कोई अच्छी चीज बनी? ठीक है, बनाते हैं, अच्छी चीज बनाते हैं इसको। एरिया ऑफ v AX, एक काम करो, इसको m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। m से क्या कर दो? मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा m v फाइनल स्क्वायर माइनस m v इनिशियल स्क्वायर। इस हाफ को भी ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा बेटा हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर बाई m। ध्यान से देखना, यदि इसको m को कैंसिल करोगे तो वापस से वही बन जाएगा। मतलब इसका तरीका थोड़ा चेंज कर दिया मैंने। हाफ m v स्क्वायर तो कुछ देखा देखा नहीं लग रहा, क्या होता है ये? काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हाफ m v फाइनल स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, डिवाइड बाय मास।
मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज पर यूनिट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब एरिया अंडर AX कर्व will be equal to change in kinetic energy पर यूनिट मास। ये जो एरिया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AX कर्व में देखो खासियत क्या आगे, इसका एरिया एक अच्छी चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन काइनेटिक। ध्यान रखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि यदि मास उसने इक्वेशन में दे रखा होगा तो उसका आंसर बदलते टाइम नहीं लगेगा। तो एरिया निकालना अपना काम नहीं है, लेकिन ये भी देखना है पर यूनिट मास दे रखा है। चलो इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, उससे समझ में आएगा। पहले इसको नोट करो फिर क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो बेटा, इसको स्क्रीन को पॉज करो, इसको कंप्लीट नोट कर लो। लिख लिया होगा? चलो क्वेश्चन लेते हैं एक। ये है क्वेश्चन। एक कर्व दे रखा है AX कर्व, पार्टिकल का मास 3 kg है। बोला है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 मीटर के बीच में। 0 से 2 मीटर के बीच में अपने को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो देखो हमें यदि पता है कि x कर्व कुछ काइनेटिक एनर्जी जैसी चीज देता है, तो हम सीधा क्या करेंगे, इसका जो हमें पता है कि इसका एरिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास देता है। तो देखो हमें करना क्या है, सिंपल हम कहेंगे एरिया अंडर AX कर्व will be equal to change in kinetic energy divided by mass। ठीक है, AX कर्व का एरिया हमें 0 से 2 मीटर के बीच का चाहिए, ओनली बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। बहुत जरूरी चीज है बेटा, पता चला जल्दीबाजी में पूरा एरिया निकाल दिया। पूछा था हमें 2 मीटर तक का, तो जहां तक का पूछा है वहां तक का एरिया लेना है। इसने यहां तक का पूछा तो हम यहीं तक का एरिया लेंगे। तो इसका यहां तक का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 5 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। मास हो जाएगा, सब दे रखा है 3 kg, तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 15 जूल। 15 जूल काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा। इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि यदि पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो फाइनल बताओ। ठीक है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी को लिख देते कि फाइनल माइनस के इनिशियल। इसमें ऐसे भी पूछ सकता था यदि पार्टिकल इनिशियली इतनी वेलोसिटी से स्टार्ट करता है तो फाइनल वेलोसिटी बताओ। कोई बात नहीं, ये करने की जरूरत नहीं थी, वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर बाई 2, वो वाला लगा देते, वहां से सोल्व कर लेते। तो बेटा ये सिंपल चीजें हैं। यहां हर एक एरिया के लिए मैंने बेटा इसलिए हर एक बार मैंने मेथड बताया है पूरा। जरूरी नहीं कि तुम रटो, मैं नहीं कहता कि पूरा रटा हुआ होना चाहिए,
लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं इनको। हमने सारे एरिया से निकालना सीखा है। इन एरिया में मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, खत्म, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। उसके बाद तो सोल्व करना हम जानते हैं ना, स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, उससे सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी ग्राफ के बारे में। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्राफ से बड़ा इजीली सोल्व हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ग्राफ पे 3-4 लेक्चर बनाए हैं ताकि अच्छे से उनको समझ सको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा मैं, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई यदि ग्राफ में किसी को भी कोई दिक्कत है समझने में तो मेरे से बात जरूर करना। ओके, अब देखो हम आते हैं असाइनमेंट पे जो हमने दिया था। पहले इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम असाइनमेंट की बात करते हैं। नोट कर लो बेटा, स्क्रीन को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट कर लो। लिख लिया होगा? इसके बाद देखो, मैंने कुछ ट्रू फॉल्स पूछे थे। सबसे पहली बात, जितने भी मैंने ट्रू फॉल्स तुम्हें दिए थे होमवर्क के लिए करने के लिए, उन सारों को यहाँ लास्ट में ग्राफ के बाद में पूरे नोट करने तुम्हें, नोट्स में भी, क्लास नोट्स में पूरे नोट होने चाहिए। सबसे पहला था, इफ वेलोसिटी, यदि तुम्हारे पास लिखे हुए हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं पढ़ रहा हूं उनको। इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, इट्स मीन्स एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। कह रहा है कि यदि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी यदि इंक्रीज हो रही है तो कह रहा है एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। क्या ऐसा जरूरी है? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह के वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती? क्या एक्सेलरेशन घटते हुए वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। मैंने 4 ग्राफ बताए थे, याद हो तो। एक्सेलरेशन, सॉरी, वेलोसिटी और टाइम के बीच में 4 ग्राफ बताए थे, जिसमें से एक ग्राफ था ये, एक ग्राफ था ये, एक ग्राफ था ये वाला, एक ग्राफ था ये वाला, ऐसे 4 ग्राफ बताए थे। जिसमें मैंने बताया था 2 ग्राफ थे जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, एक में एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, दूसरे में एक्सेलरेशन घट रहा था, लेकिन दोनों में वेलोसिटी बढ़ रही थी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका कतई मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन बढ़ भी सकता है, एक्सेलरेशन घट भी सकता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है। बस जरूरी ये है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना जरूरी है, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो ही वेलोसिटी बढ़ेगी, अदरवाइज एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ तो वेलोसिटी घटेगी 100%। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एक रिलेशन है, सिंपल सा, हम यही बता सकते हैं, यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यदि एक्सेलरेशन निगेटिव तो वेलोसिटी घटेगी, क्योंकि एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता ही है वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं? dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो, यदि रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, और किसी भी वेरिएबल की यदि रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब वो टाइम के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो ये dv बाई dt मतलब पॉजिटिव हुआ तो ये वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी। तो पहले का आंसर जो है वो आएगा फॉल्स। और यहां पूरा लिख भी लेंगे कि एक्सेलरेशन में इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं कर सकते, वेलोसिटी बढ़ रही है तो कोई बात नहीं, बट एक्सेलरेशन मस्ट बी पॉजिटिव, ये जरूरी है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ही वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ये पहले का जवाब। सेकंड था, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, दोबारा से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इट मींस इट्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। बिल्कुल सही, उछल के जवाब तो सही है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो बात की हमने, एक्सेलरेशन मस्ट बी पॉजिटिव। थर्ड, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीजिंग, अगेन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है,
देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल ऑल्सो इंक्रीज। बताओ क्या करोगे? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी को इंक्रीज कराना है तो स्पीड, जैसे वेलोसिटी पहले 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड तो बढ़ रही है ना, 2 3 4। लेकिन वेलोसिटी ऐसा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ऐसी हुई -3 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी। बताओ इधर जब चल रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है? -3 बढ़ा या -1 बढ़ा? -1 बढ़ा, क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो यहाँ पे साइन भी लेना पड़ेगा अपने को। -3 सबसे छोटा, फिर -1, ऐसे बढ़ता जा रहे हैं, तो वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। पहले 3 थी, फिर 1 हुई, 3 से 1 हुई, डिक्रीज हो गई, फिर वापस से बढ़ने लगी, तो पहले डिक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज हुई है। मतलब वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्पीड में इंक्रीज और में डिक्रीज कुछ नहीं कह सकते वापस से। तो ये थर्ड था, थर्ड हो गया फोर्थ, में इंक्रीज और में डिक्रीज। एग्जाम्पल लिया था अपन ने -3 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ले लिया, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड। तो लगातार जब इधर जा रहे हैं हम तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन स्पीड पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो क्वेश्चन के पास में, ताकि आगे याद रहेगा। इसके बाद फोर्थ, इफ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज पॉजिटिव, इस बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, देन इट्स स्पीड विल इंक्रीज विद टाइम। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो बोला है कि इसकी स्पीड जो है टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। चलो बात करते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है कि एक डायरेक्शन को हम बोल देते हैं, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बोल दिया, तो जो भी चीज इधर की तरफ होगी, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी जो भी इधर की तरफ होगा उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, जो इसके अपोजिट होगा उसको हम निगेटिव बोलेंगे। तो पहले हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन पार्टिकल का पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन इधर है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही होगी टाइम के साथ, इसके बारे में बात करना है। यदि बेटा पार्टिकल, दो केस ले रहा हूं, एक पार्टिकल इधर चल रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर चल रहा है, इन्हीं ये वेलोसिटी दोनों दे रखी है, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। एक्सेलरेशन दोनों ही के पास किधर है? इस साइड में। इसके पास एक्सेलरेशन इधर है, इसके पास भी एक्सेलरेशन इधर है। एक्सेलरेशन का मतलब बेटा इसको कोई फोर्स से इधर की तरफ खींचा जा रहा है, यही मतलब होता है। अब सोचो ये पार्टिकल इधर चल रहा है, इधर की तरफ ही एक्सेलरेशन, मतलब इधर की तरफ ही पकड़ के खींच रहे हैं, तो ये पार्टिकल तो और तेज दौड़ता जाएगा, मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन पार्टिकल जा उधर रहा था, मतलब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव थी, तो लेकिन इधर पॉजिटिव में इसको एक्सेलरेशन दे दिया। वेलोसिटी निगेटिव थी और एक्सेलरेशन हमने कैसे दे दिया? पॉजिटिव। अब ये धीरे होने लग जाएगा, लास्ट में रुक जाएगा, फिर वापस इधर आएगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्पीड बढ़ेगी। इस केस में पहले स्पीड घटेगी, फिर वापस से स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी। तो ये भी जवाब क्या हो गया? फॉल्स। एक्सप्लेन कर सकते हो, इस केस में स्पीड इंक्रीज करेगी और इस केस में स्पीड फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। ठीक है, पहले घटेगी और उसके बाद बढ़ेगी। तो इन चार को पहले नोट करो, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट करना, उसके आगे हम बाद में बात करेंगे, पहले इनको नोट करो बेटा। लिख लिया होगा? इसके बाद देखो फिफ्थ, फिफ्थ में कह रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टाइम के साथ चेंज हो रही है, देन इट्स स्पीड मस्ट बी चेंज। एक बात बताओ, क्या
वेलोसिटी चेंज कर दें, स्पीड कांस्टेंट रख ले, ऐसा पॉसिबल है? बताओ, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि वेलोसिटी तो हम चेंज कर दें लेकिन स्पीड कांस्टेंट है? बताओ, है? ये बेटा फॉल्स है, गलत कह रहा है। ये कह रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज होगी, ऐसा जरूरी है। हम कह रहे हैं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और ना भी हो। जैसे एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब पार्टिकल ऐसे रोटेट कर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल पे मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से ऐसे मूव कर रहा है। वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिया, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। पहले ऐसे था, फिर ऐसे, अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करता जाएगा, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। मैंने बताया कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो भी एक चेंज हो जाए, कोई भी एक चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी चेंज होगी इसके रोटेशन में, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो इसने बोला था कि वेलोसिटी यदि टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इसकी स्पीड मस्ट बी चेंज, मतलब जरूरी कर रहा है कि चेंज होगी। हम कहेंगे मे बी चेंज और मे नॉट बी। एग्जाम्पल हमने दे दिया स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन हाँ, इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके देखो, आंसर चेंज कर देता है। कैसे? इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर देगा, इन वन डायमेंशनल मोशन। देखो एक्स्ट्रा चीज क्या कर देगा, इन वन डायमेंशनल मोशन इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम देन, सॉरी, in one dimensional motion if velocity of particle is changing with time then speed of the particle must be changed। बिल्कुल सही, वन डायमेंशनल मोशन में ऐसा होगा। ये तो बेटा 2 डायमेंशनल मोशन होगा, एक प्लेन में मोशन कर रहा है। यदि हम कहते कि नहीं एक लाइन पे चलो, लाइन पे चलने के लिए बोल दिया और कहा वेलोसिटी चेंज करो, बट स्पीड, अब वेलोसिटी चेंज मतलब दो चीजें होती है वेलोसिटी के पास, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जब हमने एक लाइन पे बोल दिया तो लाइन पे चल रहा है बेटा, तो खुद सिंपल सी बात है, उसको बता दिया कि इधर चलना है, तुम्हें इधर चलना है, तो डायरेक्शन तो चेंज कर ही नहीं पाएगा वो। तो इसका मतलब वो क्या चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन में ये बात सही हो सकती थी, लेकिन फोर्स है 2 डायमेंशनल मोशन के लिए। इसके बाद 6, इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग विद टाइम देन वेलोसिटी मस्ट बी चेंज। इस पर उल्टा कर दिया इसने कहा स्पीड चेंज हो रही है, अब बताओ वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं? सही बात, क्योंकि बेटा वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब देखो स्पीड क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है, वो तो चेंज होगी ही होगी। तो देखना दोनों एक दूसरे के कन्वर्स नहीं है। देखो ये तो गलत है लेकिन ये सही है, क्योंकि यदि स्पीड चेंज करोगे तो वेलोसिटी मस्ट बी चेंज, 100% चेंज होगा। इसके बाद है 7th, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एट एन इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पर एक पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, देन एट दैट इंस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन मस्ट विल बी 0। ये कह रहा है कि किसी एक कोई एक पार्टिकल है, किसी एक इंस्टेंट पर, जस्ट एक इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी 0 है, तो कह रहा है जरूरी है कि एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। यदि बेटा ऐसा हो गया तो कोई पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि यदि कोई पार्टिकल रेस्ट पे है और उसका वहां पे तुम कह रहे हो एक्सेलरेशन भी 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0, वेलोसिटी भी 0, मतलब वो वहीं पड़ा रहेगा, ऐसा थोड़ा है। यदि हम उस पार्टिकल पे फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर उसके पास वेलोसिटी आना स्टार्ट होगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल मोशन अंडर ग्रेविटी में, एक ये पेन है, इसको मैं ऊपर की तरफ उछालता हूँ, ऊपर की तरफ उछाल लूंगा टॉपमोस्ट पॉइंट पे, जब ये टॉपमोस्ट पॉइंट पे होगा तो एक बार रुकेगा फिर नीचे आएगा। देखो ऊपर जा रहा है, रुकेगा फिर नीचे आएगा, जहां ये रुका वहां इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0। अब वेलोसिटी 0 हो गई है, क्या इसका एक्सेलरेशन 0 है? हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि ऐसे उछाला जाता है तो उसके पास हमेशा एक एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रुक गया परमानेंट, वो जस्ट अगले इंस्टेंट पे चलने लग जाएगा। तो इसका मतलब जहां वेलोसिटी 0 है एक इंस्टेंट पर, वहां एक्सेलरेशन 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये फॉल्स हो गया। मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल लिख सकते हैं, और वैसे भी लिख सकते हैं कि यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों 0 रह गए एक इंस्टेंट पे, तो फिर वो तो चल ही नहीं पाएगा वहां पे। अब देखो नेक्स्ट वाले ने इसने कहा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0 फॉर ए टाइम इंटरवल। इस बार इसने कहा कि एक टाइम इंटरवल 2 सेकंड तक देख रहा हूं एक पार्टिकल रेस्ट पे है, लगातार मैं 2 सेकंड तक उसको देख रहा हूं वो पार्टिकल रेस्ट पे है। इसका मतलब उससे चलने की मन में नहीं है। यदि वो 2 सेकंड तक लगातार वो रेस्ट पे है, इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। यदि वो एक्सेलरेशन होता तो वो चला जाता, चलने लग जाता। यदि एक इंटरवल में, एक इंस्टेंट पे और एक इंटरवल में डिफरेंस देखो, एक इंस्टेंट पे तो रुका है, अगले इंस्टेंट पे चल रहा है, लेकिन एक इंटरवल में 2 सेकंड से लगातार देख रहा हूं एक पेन यहीं पड़ा है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो वहीं पड़ा रहा। तो ये सही है कि यदि एक इंटरवल में उसकी वेलोसिटी लगातार 0 है, तो उस इंटरवल में उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंज एक बार ऐसे भी कर लेता है। अब वो ऐसे कहेगा कि एक इंटरवल में एक पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी 0 है। देखो उसने कितना बढ़िया जवाब दे दिया। एक इंटरवल में एक पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहोगे? क्या 0 होगा? तब हम नहीं बोल सकते। एवरेज वेलोसिटी 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। हो सकता है उस इंटरवल में वो कहीं गया हो और वापस आ गया हो, तो उसका एक्सेलरेशन हो सकता है ना। तो ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी की बात अलग है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात अलग है। इसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कही है, कहा कि 2 सेकंड से मैं लगातार देख रहा हूं, कहीं नहीं गया, यहीं पे पड़ा है, मतलब वो सो रहा है तुम्हारी तरह। इसके बाद 9th, if acceleration of a particle is 0, if acceleration of a particle is 0 for a time interval, then during this its velocity must be 0। कह रहा है कि एक टाइम इंटरवल 2 सेकंड से देख रहा हूं एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वो पार्टिकल रेस्ट करेगा? ऐसा थोड़ा है। एक पार्टिकल है कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है लगातार 2 मीटर पर सेकंड से, देखो तुम इसको 1 घंटे तक देखो, वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्या रेस्ट पे है? उसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वो तो कुछ भी सकती है ना, 0 भी नॉन 0 भी, वेलोसिटी 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकती है, लेकिन चेंज नहीं होगी। 2 है तो 2 रहेगी, 5 है तो 5 रहेगी, सीधा चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। वेलोसिटी 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। 10th, if velocity and acceleration of a particle are in same direction, then speed of the particle will increase। मैंने बताया था बेटा, यदि एक पार्टिकल है, ये इधर की तरफ चल रहा है और इसको एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ मिल जाए, एक्सेलरेशन को ऐसे देखा करो जैसे कोई फोर्स लगाया हो, देखो फोर्स से ही एक्सेलरेशन आता है। इधर पकड़ के खींचेंगे इसको, बताओ इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड जो है बढ़ेगी या घटेगी? 100% बढ़ेगी। अभी बताया था मैंने, यदि एक्सेलरेशन अपोजिट में दे देते वेलोसिटी के तो घटती स्पीड, यदि जिधर चल रहा है उधर ही पकड़ के खींचोगे तो बढ़ेगी ना स्पीड, तो ये इसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो ये ट्रू है। तो ट्रू फोर्स है बेटा, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखना, सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए हमें। यदि किसी में कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्राफ खत्म हो चुका है अपना, अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।